नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूपी सेट, एलटीटेट जीआईसी लेक्चरर, बिहार टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ हम लोग उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ इस सेशन में ऐसे प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है जो प्रश्न इन परीक्षाओं से संबंधित होते हैं। वही हमारी जो इकोनॉमिक क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन है एप्लीकेशन पर होती है। एप्लीकेशन का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच आज से प्रारंभ हो चुका है। तो पहली क्लास दोस्तों यूपी टीजीटी आज हो चुकी है और प्रत्येक दिन आपकी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो थियरी की क्लास होगी वो एप्लीकेशन पे प्रत्येक दिन 12 बजे से दोस्तों होने वाली है। यहाँ पे आपको आज से लेकर के और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपको लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे रोज ईच एंड एवरी डे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, कंप्लीट आपको टेस्ट किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें मेरे द्वारा आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, नया बैच जो है वो प्रारंभ हो चुका है। जिन लोगों को भी नए बैच में एडमिशन लेना है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो बात करें यूपी टीजीटी के अतिरिक्त अन्य क्लासेस की, तो बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटीटेट जीआईसी लेक्चरर, यूजी सेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग बैचेज हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो जो लोग भी दोस्तों हमसे नए जुड़े हैं, यूपी टीजीटी को ध्यान में रख, आपको पता है कि ऐसी भावना आ रही है कि मार्च में आप लोगों की परीक्षा हो दोस्तों। तो नया बैच प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक क्लास जो होगी वो लाइव होगी एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ दोस्तों का रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। तो अगर जो फीस की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है जहाँ पे आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स वहाँ पे नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए ताकि ये बात आपको समझ आए कि क्या करें, इकोनॉमिक्स को कैसे ठीक तरीके से आसानी से समझा जाए। साथ ही साथ नोट्स दिया जा रहा है ताकि आप अपना रिवीजन कर पाए और आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि समय देकर के अपना कि आपकी तैयारी कैसे है और प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं और उसको फिर अगले टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी। तो अगर जो उत्तर प्रदेश टीजीटी की बात करें, झारखंड टीजीटी की बात करें, मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें, बिहार टीजीटी की बात करें, उत्तराखंड लेते तो उसकी फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। और मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट यूजी और असिस्टेंट, तो सिंपली दोस्तों आपको एडमिशन लेने के गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट की और उसका कार्ड आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। नीचे देखिए नंबर आ रहा है, यही नंबर है, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग भी दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। आज से क्लास प्रारंभ हो गया है। आज से दोस्तों हम लोग क्लास प्रारंभ कर दिए हैं। वहाँ पे अभी प्रोडक्टिव क्लास हुई है। जो लोग भी बैच नहीं जुड़े आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको आज वाली क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी और कल से जो है वो आपकी दूसरी क्लास जो होगी वो शुरू हो जाएगी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस एक कर को प्रगतिशील कर नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक कर है जिसे प्रगतिशील कर नहीं बनाया जा सकता है। तो प्रगतिशील कर की प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, प्रगतिशील कर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे किसी की आय में वृद्धि है वैसे वैसे उसकी आय में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कर की दर भी बढ़ाई जाती है। इनकम टैक्स हो गया, आपकी जितनी आय बढ़ेगी
उतनी ही आपकी उसी अनुपात में कर के दर भी बढ़ने लगती है। तो यही दोस्तों होता है प्रगतिशील। दूसरा होता है दोस्तों प्रतिगामी कर। तो प्रतिगामी कर में क्या होता है कि आपकी आय बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन उस अनुपात में कर का दर नहीं बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अधोगामी कर प्रणाली होती है। उसमें क्या होता है भैया कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, शुरुआती में जिस अनुपात में आय बढ़ता है उसी अनुपात आपके कर की दर भी बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु के बाद क्या होता है कि आय आपकी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन कर के अनुपात में उतनी आता है, जिसे अधोगति कहा जाता है, जो भारत में देखा है। और लास्ट जो अगला होता है अनुपात। अनुपातिक कर में क्या होता है कि सभी वर्गों पर समान रूप से टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कर को प्रगतिशील कर नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात इसकी बात कर रहा है कि आय बढ़ जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी की दर भी बढ़नी चाहिए। तो ये जो संपत्ति कर होता है ना, इसको प्रगतिशील कर नहीं बनाया जा सकता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि संपत्ति कर सरकार के द्वारा हर वर्ष मतलब वर्ष में एक बार ही संपत्ति कर लगाया जाता है। वर्ष में एक बार संपत्ति कर लगाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास अगर जो कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई फार्म हाउस है, उसके पास सोने जेवरात हैं, ठीक है, या उसके पास दोस्तों क्या है, रियायती गृह है, मतलब उसके पास भवन है, ठीक है, उसके पास हवाई जहाज है, तो वर्ष में एक बार उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और जब उसके वर्ष में एक ही बार टैक्स लगता है भैया, तो 365 दिन में उसकी आय कितनी परिवर्तित हो रही है, इस आधार पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एक बार टैक्स लगाया जाएगा। और उसी एक समय पे जब उसका इवैल्यूएशन जाएगा तो उसी आधार पर लगाया जाएगा। अर्थात क्या होगा कि अर्थात क्या होगा कि एक बार में ही टैक्स लगाया जाएगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल। आवाज रुक रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वॉइस कट रहा है क्या, कमेंट बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि व्यापार तटस्थता वक्रों की संकल्पना के प्रस्तुत करता है। चलिए भैया, कि व्यापार तटस्थता वक्र के संकल्पना के प्रस्तुत करता कौन है। आवाज आपको ठीक नहीं आ रही है क्या, एक बार कमेंट करके बता। ठीक है, चलिए अब आवाज क्लियर है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि व्यापार तटस्थता वक्र की संकल्पना की जो प्रस्तुत करता है वो कौन है भैया, वो जे.एस. मेड साहब हैं। और ये व्यापार तटस्थता वक्र के अंतर्गत किस बात की बात करते हैं, जेम्स मेड साहब। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये बताते हैं कि व्यापार तटस्थता वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होने वाले परिवर्तन को, जो घरेलू उत्पाद हैं और जो उपभोग में है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या बताता है, व्यापार तटस्थता वक्र बताता है। ये किसने दिया था, जेम्स मेड साहब ने दिया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा कि स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय का संबंध प्रशुल्क के प्रभाव का है। तो दोस्तों जब भी प्रशुल्क आपके सामने आता है, तो प्रशुल्क मतलब क्या होता है कि ये कर ही होता है, लेकिन ये आम कर नहीं होता है। जब किसी वस्तु के आयात और निर्यात पे कर लगाया जाएगा तो उसे कर बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि चाइना से किसी वस्तु का हम आयात कर रहे हैं, चीन से अगर जो हम किसी वस्तु का आयात कर रहे हैं, तो आयात करेंगे तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो क्या होगा, उसे ही प्रशुल्क कहा जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। और कोई भैया, कि स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय का संबंध प्रशुल्क के किस प्रभाव से है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल है कि इसका जो संबंध है वो किससे है, कीमतों से है। तो स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय हमें ये बताता है
कि देखिए भैया कि अगर जो किसी वस्तु के पर प्रशुल्क लगाया जाएगा, अर्थात आयातित या निर्यातित वस्तुओं की कीमतों पे गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। भैया जब गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी तो जाहिर सी बात है कि कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि चाइना जो है वो किसी एक्स वस्तु का निर्यात कर रही है हमारे देश में, तो अगर जो इस एक्स वस्तु पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 2 रुपए का ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो पहले मान लीजिए वो 10 रुपए में निर्यात कर रही थी तो लोगों को 10 रुपए में मिल जा रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, 12 रुपए में उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधी यही होता है कि स्टैफर्ड सैमुअल्सन प्रमेय के अंतर्गत ये बताई गई ये बात कि जब कोई राष्ट्र प्रशुल्क लगाता है तो ऐसी स्थिति में आयातित और निर्यातित वस्तुएं जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आवाज की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आपको आवाज की कोई समस्या तो नहीं आ रही है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बताता है सर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत हमें क्या बताता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये कह रहे हैं कि देखिए सर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो किसने दिया था, किसने दिया था, डेविड रिकार्डो साहब ने दिया था। क्या कहा था कि भैया तो देशों में उत्पादन की दशाएं अलग अलग होती हैं, और उत्पादन की दशाएं जो होती हैं वो अलग अलग होने के कारण ही क्या करता है, दो देश आपस में व्यापार करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो क्या करता है, मोबाइल का आयात करता है, ठीक है, या भारत मोबाइल में जो उपकरण लगे होते हैं उसका मान लीजिए कि हम लोग आयात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो मोबाइल के उपकरणों को उतने ठीक तरीके से उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं, या उस प्रकार के संसाधन हमारे पास नहीं है। वहीं जब हम लोग मान लीजिए कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, फल हो गया, अपने देश से निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में भेजते हैं, तो वहां पे गेहूं, चावल और फल उत्पादन करने वाले श्रमिक उतने अच्छे नहीं है, या उनके उनकी जो क्लाइमेट है वहां पे गेहूं, चावल या फल का उत्पादन नहीं होता है। तो दोनों देशों की उत्पादन दशाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए दो देश आपस में व्यापार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल का आयात करते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम हमारे पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब उनके पास पेट्रोलियम की खादानें अच्छी हैं, तो उनके उनके जो देश में श्रमिक होंगे वो पेट्रोल को किस तरीके से प्रयोग योग्य बनाना है उस कार्य कुशलता में वो दक्ष होंगे। हमारे देश के लोग दक्ष नहीं होंगे, क्योंकि भैया हमारे पास वैसी उत्पादन दशा ही नहीं है। तो दो देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देशों की उत्पादन दशा है वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लाफ्टा उदाहरण है, लाफ्टा किसका उदाहरण है भाई, बताइए। लाफ्टा उदाहरण है, और सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। और जिन लोगों को भी यूपी टीजीटी पीजीटी के नए बैच में एडमिशन लेना है, यथाशीघ्र ले लीजिए। एप्लीकेशन पे आज से क्लास प्रारंभ हो गई है, और जो लोग भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे क्लासेस वैसे ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया? लाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, लाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। लाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है भैया? लाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, लैटिन लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन, लैटिन अमेरिका अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन, मुक्त व्यापार संगठन।
ठीक है, और ये किस चीज का उदाहरण है? ये जो उदाहरण है, ठीक है, ठीक है, ये जो उदाहरण है, ये है दोस्तों साझा बाजार का। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, लाफ्टा का जो मुख्यालय है, ये भी पूछा जाता है। तो ये मोंटे वीडियो में स्थित है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और इसके जो सदस्य देश हैं, अर्जेंटीना है, वेबिलोनिया है, ब्राजील है, चिली है, इक्वाडोर है, उरुग्वे है, पेरू है और वेनेजुएला है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है कि लाफ्टा जो है ये साझा बाजार का उदाहरण है। तो ये क्या है? ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रणाली है। एक मतलब जो यूरोपीय संघ है, उन्होंने क्या किया है? आपस में एक संघ बनाया है और कहा भैया कि हम क्या करेंगे, आसानी से एक दूसरे के साथ आयात करेंगे, निर्यात करेंगे और किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगला प्रश्न कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन कहलाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम विनिमय का प्रसार बोलेंगे। तो एक देश के मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाले समायोजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम विनिमय, विनिमय का प्रसार। तो देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार मतलब एक देश है, उसकी मुद्रा का बाह्य मूल्य वो बाजार की शक्तियों के आधार पे क्या होता है दोस्तों? निर्धारित होता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि आज जो है वो $1 बराबर हो गया 80 रुपए। ठीक है, $1 बराबर हो गया 81 रुपए की। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि बाजार की शक्तियों के आधार पे मुद्रा, भारत की जो मुद्रा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो ये क्या होता है? ये होता है विनिमय प्रसार। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था सर? ये दिया था डेविड रिकार्डो साहब। और डेविड रिकार्डो साहब ने क्या कहा था कि दो देश इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों की उत्पादन जो उत्पादन दशाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में मान लीजिए कि गेहूं, चावल, फल ज्यादा अगर जो होता है, सऊदी अरेबिया में क्या होता है? पेट्रोल ज्यादा होता है। ईरान में क्या होता है? पेट्रोल ज्यादा होता है। इराक में क्या होता है? पेट्रोल ज्यादा होता है। तो वो लोग हमें पेट्रोल देंगे और हम लोग उनको क्या कर देंगे? खाद्य पदार्थ देंगे। अर्थात हम लोग खाद्य पदार्थों का निर्यात करेंगे और वो लोग क्या करेंगे? वो लोग निर्यात करेंगे पेट्रोलियम का। तो उसी संदर्भ में ये बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है? कौन सी मान्यता नहीं है भैया? बिल्कुल। तो देखिए तुलनात्मक व्यापार सिद्धांत की बात में डेविड रिकार्डो साहब ने कहा था कि देश के अंदर जो श्रम है वो पूर्ण रूप से गतिशील है, लेकिन श्रम जो है वो देश से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब दो देश जो होते हैं उसमें श्रम जो होता है, दो देशों के मध्य श्रम पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होता है। अर्थात उनका ये मानना था कि जो भारत के श्रमिक हैं वो चाइना में जाकर के क्या करेंगे? चाइना में जाके किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, या चाइना के जो श्रमिक हैं वो भारत में आकर के किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? चलिए बताइए भैया। अंकिता जी, अमरीश यादव जी, नीलम कुमारी जी, प्रदीप प्रजापति जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, पुष्पिता जी, रश्मि तिवारी जी, मौसम कुमारी जी, अंकिता जी, ठीक है, सोमपाल जी। चलिए थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक भी किया करिए, शेयर भी जरूर कर दिया करिए। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी अगेन बोल रहे हैं क्या? अगेन डी बोल रहे हैं क्या? डी क्यों बोल रहे हैं भैया? डी क्यों बोल रहे हैं? ये पूछ रहा है कि विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत में
निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? ठीक है, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि वास्तविक मजदूरी दर प्रथमा अनुसार निर्धारित होती है, ये मान्यता नहीं है। जो विकास के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका ये कहना था कि एक जो देश है उसमें क्या होगा, उसमें विकास इस बात पे निर्भर करेगा कि उस देश की टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर है और उस देश की जनसंख्या वृद्धि का स्तर क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर की दर वाह निर्धारित तत्व है, ये बात उन लोगों ने कहा था। रोजगार मजदूरी कोष पर निर्भर करता है, ये भी बात। रोजगार रोजगार का मजदूरी कोष सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए कि मजदूरी कोष सिद्धांत किसने दिया था। और श्रम विभाजन बाजार के आकार पे निर्भर करता है। तो ये दोनों में आपको कहाँ पे किसकी याद आ रही होगी भैया? एडम स्मिथ साहब की याद आ रही होगी, ठीक है, और डेविड रिकार्डो की भी याद आ रही होगी। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की मान्यता नहीं है? व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था भैया? ये सबको पता होगा कि व्यापार का जो अवसर लागत सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो आप कहेंगे सर जी हैबरलर ने दिया था। हैबरलर साहब ने व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत दिया था। बिल्कुल, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उस अवसर लागत सिद्धांत में क्या कहा था हैबरलर साहब ने? कहा था कि भैया देखिए, एक जो उद्यमी है ना या एक फर्म है, वो अवसर को देखता है कि हमको किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन हम करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिल जाएगा। जैसे कि कोविड काल में आप देखिए, कोविड काल में आप देखिए, कोविड काल में क्या हुआ था कि जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए थे, कपड़ों की बिक्री जब बंद हो गई थी, तो कपड़ों की कंपनियों के पास भैया उनके पास सेम टेक्नोलॉजी थी, तो उन लोगों ने मास्क बना करके बेचना प्रारंभ कर दिया था। तो उन्होंने अवसर का फायदा उठाया। कोविड काल में कपड़ा कंपनियों ने अवसर का फायदा उठाया और कहा कि चलो भाई ठीक है, हमारे कपड़े नहीं बिक रहे, उसी कपड़े से हम मास्क बना देंगे। तो जब आप किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए एक एक वस्तु का उत्पादन छोड़ करके दूसरे वस्तु का उत्पादन करना शुरू करते हैं, तो इसी इसी बात को दोस्तों अवसर लागत के अंतर्गत किसने बनाया था, बताया था? हैबरलर ने बताया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अवसर लागत सिद्धांत की मान्यता कौन सी नहीं है? तो इसकी मान्यता ये सही नहीं है कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है। नहीं भैया, ये स्थिर प्रतिफल की बात नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी ही बोल रहे हैं ना, सी ही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस मॉडल को क्या कहा जाता है? 2x2x2 मॉडल कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया कि उत्पादन के दो साधन है, एक और मान्यता है, इसमें कहा गया कि उत्पादन के दो साधन है, एक है श्रम और दूसरी क्या है, दूसरी है वो पूंजी। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि केवल दो देश है और दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, परिवहन लागत नहीं होती है, दोनों देशों में वस्तु उत्पादन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हैरेड डोमर प्रारूप के लिए सत्य नहीं है? हैरेड डोमर मॉडल में हैरेड डोमर मॉडल के लिए कौन सी एक बात सही नहीं है? चलिए भाई बताइए। और देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि आपकी परीक्षा होने की संभावना दिख, तो सीरियस हो जाइए क्योंकि इतने दिनों से परीक्षा पेंडिंग में है और परीक्षा होने की संभावना दिख रही है ना? तो एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना? क्योंकि अगर जो ये चांस हाथ से निकल जाएगा तो फिर आगे चल करके हो सकता है बहुत इंतजार करना, और आपके पास अब इंतजार करने का समय का नहीं है ना? तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा था? हैरेड डोमर मॉडल जो है वो क्या कहा था भैया? हैरेड डोमर मॉडल ने ये कहा था
कि एक व्यक्ति की आय की एक व्यक्ति की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है ना, वो स्थिर होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती जाती है। ऐसा नहीं है, उन्होंने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को क्या माना था? स्थिर माना था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अर्थात अर्थव्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी व्यापार हो रहा है, वो बाजार शक्तियों के आधार पे हो रहा है, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है। फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि औसत बचत प्रवृत्ति जो होता है, वो सीमांत बचत प्रवृत्ति के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद बचत एवं निवेश क्या होता है? बचत और निवेश में उन्होंने संबंध को बताया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। प्रदर्शन प्रभाव किसने दिया था भैया? ड्यूजेनबरी साहब ने दिया था। क्या कहा था कि कम जो अल्प विकसित देश के लोग होते हैं या जो विकासशील देश के लोग होते हैं, वो विकसित देश के लोगों के लाइफस्टाइल फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और इस चक्कर में वो अपने आय का एक बड़ा भाग क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा देश क्या है भैया? हम विकासशील अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आय का एक बड़ा भाग विदेशी गाड़ियों को खरीदने में खर्च कर देते हैं। जैसे फोर व्हीलर है, तो बहुत सारी विदेशी कार हमारे देश में उपलब्ध है। टू व्हीलर है, मतलब विदेशी कंपनियां जिसको बनाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने से उच्च वर्ग के लोगों को लाइफ स्टाइल को देखते हैं और उन्हीं की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो जिस व्यक्ति का हम अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं, वो उनकी आय हमसे ज्यादा होती है। जैसे अगर जो आपके पड़ोसी को अगर जो आपका कोई पड़ोसी है, वो फॉर्च्यूनर खरीद के ला दिया अपने घर पे, तो आपके दिमाग में बन जाएगा कि भैया आज नहीं तो कल हम भी फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, या आज नहीं तो कल हम भी एक कार खरीदेंगे। भले से उसकी आय महीने की 5 लाख रुपए है और आपकी आय महीने की 15 हजार रुपए है। तो ऐसी स्थिति में जब 15 हजार रुपए में से थोड़ा थोड़ा बचत आप करेंगे, तो क्या करेंगे कि सारा जो सेविंग होगा वो क्या कर देंगे? आप कार खरीदने में लगा देंगे, या अपने बच्चों की जब लोग शादी करते हैं, तो पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों की शादी में इसलिए लगा देते हैं ताकि हमें ये दिखाना होता है, हमें ये प्रदर्शित करना होता है कि हम क्या है, बहुत अमीर हैं और हम बहुत अच्छे से शादी कर रहे हैं। और इस चक्कर में जब वो अपने आय का बड़ा भाग जब वो खर्च कर देते हैं, तो उनकी निवेश क्षमता कम हो जाती है और फिर वो आय का सृजन नहीं कर पाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बचत आय अनुपात में कमी होती है, ये क्या बोल रहा है कि प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो प्रभावित नहीं होगा भैया, तो बचत आय अनुपात में कमी ये तो होता है भाई, ये तो होता ही है। पूंजी प्रधान तकनीक के चुनाव के प्रति प्रभाव, अगर जो आप प्रदर्शन प्रभाव से क्या होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, तो आप बचत ज्यादा करेंगे, जिससे बाद में चल के आप अच्छी टेक्नोलॉजी लेके उत्पादन कर सकते हैं। आयात आय अनुपातों में वृद्धि भी हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि तो प्रदर्शन प्रभाव से क्या प्रभावित नहीं होगा, ये तीनों प्रभावित होंगे। अगर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो भाई बचत आपकी कम होगी। या अगर जो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप भविष्य में चल करके अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया भैया? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? तो आप कहेंगे ना सर जी, लेवेंस्टीन ने दिया था। लेवेंस्टीन साहब ने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत दिया था। क्या कहा था इन्होंने? लेवेंस्टीन साहब ने अपने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में, तो आसान भाषा में समझिए, इन्होंने ये कहा था कि जब किसी अल्प विकसित देश में या विकासशील देश में जब जनसंख्या बढ़ती है, जब उस देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण
उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसमें कमी आती है। उस देश की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कम होता है और प्रति व्यक्ति आय इतना कम होता है कि वो जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है, जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जो होता है ना, वो उतना ही पैसा उसके पास बचता है जिससे वो क्या कर सके, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, जिससे क्या हो जाएगा कि उसकी निवेश क्षमता कम हो जाएगी। और जब निवेश क्षमता कम हो जाएगी तो भैया जब निवेश कम करेगा तो वो आय भी उसे कम ही मिलेगा, तो वो गरीबी के क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। यही बात लेवेंस्टीन साहब ने अपने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में कहा था और फिर कहा था कि ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि कम से कम न्यूनतम मात्रा में अर्थव्यवस्था में निवेश करे, जिससे लोगों की की निवेश क्षमता में बेहतरी हो। तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत के में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण है। ये कहते हैं कि जब आय बढ़ जाती है ना, तो लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने लगते हैं और जब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने लगेंगे तो मृत्यु दर कम हो जाएगा और जिससे जनसंख्या बढ़ने लगेगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी और प्रति व्यक्ति आय ऐसे स्तर पे आ जाएगा जो जीवन निर्वाह के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है भैया कि जीवन निर्वाह जब आपका होगा, जीवन निर्वाह ही जब आप कर पाएंगे, आपके पास तो केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए। अगला प्रश्न ये रहा कि वांछित समृद्धि दर क्या है। वांछित समृद्धि दर क्या है भाई, वांछित समृद्धि दर क्या है, वांछित समृद्धि दर की बात कौन करता है, हैरड साहब बोलते हैं। कौन बोलता है, हैरड साहब बोलते हैं। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है ना। चलिए वांछित समृद्धि दर क्या है, और जब तक सफलता नहीं तब तक क्या करना है, रेस्ट नहीं करना है। जब तक सफलता नहीं तब तक आराम नहीं। जब सरकारी टीचर आप बन जाएंगे तो आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे ना। तो अगर जो 6 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे तो आज से ही अगर जो 6 घंटे ठीक तरीके से पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी। टीचर बनना है तो उस चीज को अपने पर्सनालिटी के अंदर लाइए, धैर्यता से पढ़िए। टीचर बनना है तो धैर्य तो होना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप पढ़ाने जाएंगे स्कूल में तो आप क्या करेंगे, आप 30 मिनट पढ़ाएंगे और कहेंगे कि अब नहीं पढ़ाएंगे, या 20 मिनट पढ़ा करके नहीं। तो वहाँ पे भी जब आप पढ़ाएंगे भैया तो आपको पूरा एक क्लास पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक क्लास पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें क्या होंगी, बेहतर हो जाएंगी। और अगर जो इस चीज को अपने अंदर आप क्या कर लिए, समावेशित कर लिए, मतलब अपने अंदर इसको डेवलप कर लिए, तो नौकरी भी मिल जाएगी, नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। वांछित समृद्धि दर जो है यह वह दर है जिस पर उत्पादन की प्रत्याशाएं क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी वांछित समृद्धि दर पे एक जो उत्पादक होता है वो संतुष्टि के स्तर पे विद्यमान होता है, अर्थात जो उसके उत्पादन के साधन होते हैं उससे वो मैक्सिमम उत्पादन करता है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कथन और कारण दिया गया, ठीक है। कोई का अभी चौधरी जी बोल रहे हैं सर कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते। अरे भाई यही संघर्ष है ना। ये आप एक कहानी लिख रहे हैं और जब आप सफल हो जाएंगे ना तो उस कहानी में ये बात आएगी कि भैया परीक्षा का दिन थोड़ा सा डिले हो गया था, एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, लेकिन हमने क्या किया कि जब पूरी दुनिया नहीं पढ़ रही थी तो हम पढ़ रहे थे, अपनी नींव मजबूत कर रहे थे, है ना, तो हमें सफलता मिली। बाकी जो लोग क्या है नहीं पढ़ रहे हैं भैया मत पढ़ें। जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो आपको पता ही है कि 40 दिन मिल सकते हैं, 30 दिन मिल सकते हैं। तो 40 दिन में या 30 दिन में वो इकोनॉमिक्स अगर जो छोड़ दिया है तो वो क्या पढ़ पाएगा, क्या तैयारी कर पाएगा। वो तो आज से ही कंपटीशन से बाहर हो गया, वो आज से ही कंपटीशन से बाहर हो गया। तो जो कंटिन्यूटी आपकी है उस कंटिन्यूटी को आप बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी जैसे टूट जाएगी तो आप सफलता से बाहर वैसे ही हो।
चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन हमें ये बताता है कि लेवेंस्टीन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि विकास की गति को मंद करने का कारण है। क्या ये बात सही है? और कारण दिया गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, नहीं भैया ये बात गलत हो जाती है। देखिए लेवेंस्टीन साहब ने ये कहा कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये विकास की गति को मंद करने का कारण बनेगी। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब जन अभी हमने आपको बताया था ना कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत लेवेंस्टीन साहब ने ये बात कही कि जब जनसंख्या लोगों की बढ़ेगी तो इससे प्रति व्यक्ति आय कम होगा, और प्रति व्यक्ति आय जब कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय जो होगा वो इतना कम हो जाएगा कि जीवन निर्वाह के बराबर हो जाएगा। और जब जीवन निर्वाह के बराबर हो जाएगा तो लोग रोटी कपड़ा और मकान की ही केवल व्यवस्था कर पाएंगे, तो निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा। जब निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा तो विकास की गति क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। तो ये बात तो भैया बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। इनका ये कहना है कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, जनसंख्या जब जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो जनसंख्या के वृद्धि का जनसंख्या जो होता है जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। तो ये बात तो गलत है, ज्यादा परिवार के भार का वहन कर सकते हैं, ये बात सही नहीं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर जी सी होगा, ये सही है, आर गलत है, सभी लोग का उत्तर ठीक होने वाला करता है। चलिए भाई, विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत बड़े पैमाने के विकास प्रयासों की मांग करता है। क्या ये बात सही है? और सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में बृहद होते हैं। क्या ये बात सही है? कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया करो से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर किया करिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं। सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई और है? सी के अलावा कोई और है क्या भाई? सभी लोग सी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? देखिए, विकास का प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए किसने कहा था कि भैया अर्थव्यवस्था में क्या करना है? बड़ी मात्रा में निवेश करना है, जिससे क्या हो सके कि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ सके और लोगों की निवेश क्षमता बेहतर होगी तो मांग व पूर्ति क्या होगी? क्रियाशील हो जाएगी, जिससे उत्पादन का स्तर बेहतर होगा और राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी? बढ़ने लगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोजेस्टीन रोडान ने दिया था बड़े धक्के का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद सभी विकासशील देश क्षेत्रफल व जनसंख्या में बृहद होते हैं। नहीं भैया, कैसे होते हैं? जैसे सभी विकासशील देश, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्षेत्रफल में बहुत बड़ा थोड़ी है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है। जनसंख्या में बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ी है, उत्तर प्रदेश के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी विकासशील देश हैं उनका क्षेत्रफल और जनसंख्या बड़ा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत कम है, उसके बावजूद भी वो क्या है? विकासशील देश हैं। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सर ए सही है लेकिन आर गलत है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुम्पीटर ने अपने प्रतिपादित विकास के सिद्धांत में बल दिया है। किस पे बल दिया है भैया? चलिए, शुम्पीटर ने अपने द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत पे बल दिया है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन 7 बजे से क्लास होती है, 7:10 बजे मैं लाइव आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। इजी सी बात है, कहेंगे कि हाँ सर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए शुम्पीटर साहब ने ये कहा कि आप नव प्रवर्तक बनिए, नए नए आइडियाज लाइए। एक जो उद्यमी होगा वो नया आइडिया लाएगा तभी वो लाभ कमा पाएगा। जैसे भारत जैसे देश में आप देख रहे हैं कि रोज क्या हो रहे हैं? नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है कि 4G था, पहले क्या था दोस्तों? 2G था। 2G से जब लोग उब गए तो किसी ने सोचा 3G लाओ, थोड़ा सा इंटरनेट का स्पीड लोगों को और दो, तो क्या होगा? 2G वाले फोन क्या हो जाएंगे? प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही 3G आया, 4G आया। अब 4G आ गया, 4G के भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं।
तो अब वो 5G का क्या कर रहे हैं, 5G के बारे में सोच रहे हैं। और जब 5G के बारे में सोच रहे हैं तो उनको अपना पुराना फोन क्या करना पड़ेगा, पुराना फोन उनको अपना फेंक करके नया फोन खरीदना पड़ेगा। तो ये जैसे ही क्या हो रहा है, नया नया परिवर्तन हो रहा है। तो जो सोच लीजिए किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि चलो भारत में भी 5G लॉन्च कर दे। अब कम से कम 100 करोड़ फोन जो होंगे वो मार्केट में भारत के बिकेंगे। ठीक है, जब 5G पूर्णतः भारत में आ जाएगा। और 4G आया तो आपने देखा ही कि कितने सारे लोग ऐसे थे जो अपने 3G फोन को फेंक दिए और 4G फोन। तो सोचिए अरबों खरबों रुपए का बिजनेस बन जा रहा है किसी एक आइडिया के आने से। तो यही बात कही थी सुम्पीटर साहब ने। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक। और क्या कहते कि जब आपको आइडिया समझ में आ जाए कि करना क्या है तो आपको पैसे की भी जरूरत होगी उत्पादन करने के लिए, तो आप जाइए बैंक के पास, जाइए बैंक से ऋण ले लीजिए। यही बात उन्होंने कही थी। अगला प्रश्न कि निम्न पर आपको विचार करना है और इसमें से ये बताना है बिल्कुल कि उपरोक्त में से मानव पूंजी विकास में सम्मिलित होते हैं। मानव पूंजी विकास, ठीक है, मानव पूंजी विकास। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो भैया ये एक मानव पूंजी का विकास ही हो रहा है। क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा सोच सकते हैं, उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, आप समझ सकते हैं कि उत्पादन कैसे करना है, आप समझ सकते हैं कि क्या करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, मानव पूंजी का विकास हो रहा है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, वो अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर जो पढ़ लेगा तो भविष्य में चल करके इसका विकास हो जाएगा और ये क्या करेगा, बाद में चल के इनकम प्राप्त कर पाएगा। ये क्या हो जाएगा, चालाक बन जाएगा, होशियार बन जाएगा और ये उत्पादन को बेहतर करेगा, कुछ भी करेगा जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। तो क्या उत्तर आ रहा है, देखिए मानव पूंजी के विकास में सम्मिलित क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भैया, देखिए जनसंख्या वृद्धि होने से कोई जरूरी नहीं है कि मानव का विकास होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होगी, लोग शिक्षित नहीं होंगे तो मानव विकास कैसे होगा? लेकिन लोग शिक्षित होंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोग लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब उत्पादन का स्तर बेहतर करेंगे। अच्छी आवास की व्यवस्था उनके पास रहेगी तो नीट एंड क्लीन जगह पे रहेंगे तो उनके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिक का प्रवास हो जाएगा। जैसे आप देखिए भारत के कितने सारे डॉक्टर हैं, कितने सारे इंजीनियर हैं जो अमेरिका में जाकर के अपनी सेवा दे रहे हैं, तो पैसा कमा रहे हैं ना, बहुत सारा कमा रहे हैं और सामाजिक संरचना में भी सुधार हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, एक दो सॉरी 2 3 और 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। अगला प्रश्न, गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य है। और देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स जितनी आसान भाषा में मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, शायद इतनी आसान भाषा में आपने भी पढ़ा होगा। आसान भाषा में इकोनॉमिक्स कोई बताता नहीं। तो अगर जो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है तो इस प्लेटफॉर्म को आपको तब तक कैरी ऑन करना है, तब तक इस प्लेटफॉर्म पे बनना है जब तक सफलता ना। जब आपको पता है कि आगे हमारी मंजिल दिख रही है और रास्ता भी सही है, रास्ता कहीं उखड़ खाबड़ नहीं है, रास्ता नीट एंड क्लीन है, रास्ता बेहतर है, उस पे चलने में क्या हो रहा है, बहुत समस्या नहीं हो, तो उस रास्ते पे चलते रहिए, मंजिल मिल जाएगी, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन उस रास्ते की दूरी तो तय कर दीजिए, तो दूरी तो डिस्टेंस तो मेंटेन, डिस्टेंस तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य है। तो गंगा कल्याण योजना की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा कल्याण योजना कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया दोस्तों 1 फरवरी 1997 में, अर्थात 1997 में, 1 फरवरी 1997 में गंगा कल्याण योजना की शुरुआत की जाती है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो गरीबों में सबसे ज्यादा गरीब है उन किसानों को क्या किया जाए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया, उनके लिए नहरों का निर्माण कराया गया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है। चलिए बताइए, प्रदीप प्रजापति जी, कुमारी जानवी जी, सोनी शर्मा जी, आई एम जी, सुनीता तिवारी जी, अरविंद कुमार जी,
चलिए, अंकुर यादव जी, मौसम कुमारी जी, अरुंधति देवी जी। चलिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए सर। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं कि सर जी प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो विदेशी विनिमय दर क्या होता है? विदेशी विनिमय दर क्या होता है? आप अक्सर यही तो पढ़ते हैं कि $1 जो हो गया वो कितने रुपए के बराबर है? $1 जो है वो एक समय 80 रुपए के बराबर है। 80 रुपए $1 के बराबर है, या $1 के बराबर 82 रुपए हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। मतलब विदेशी विनिमय दर क्या हो गया कि विदेशी विनिमय दर वह दर होता है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा, ठीक है, बात समझ में आई? एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 80 रुपए के बराबर है, और भारत में वर्तमान में जो विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है वो प्रतिबंधित और तैरती विनिमय दर प्रणाली अपनाई जाती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, जब एम यू एक्स अपान पी एक्स ग्रेटर देन है एम यू वाई अपान पी वाई के, तब उपभोक्ता को क्या क्रय करना चाहिए? चलिए भाई, सॉरी, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है कि एम यू एक्स अपान पी एक्स ग्रेटर देन है एम यू वाई अपान पी वाई के। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को क्या क्रय करना चाहिए? अब इस थियरी को आपको पढ़ना चाहिए। एम यू एक्स क्या बताता है, पी एक्स क्या बताता है? कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत बार बताया आपको। तो भैया, अगर जो एम यू एक्स अपान पी एक्स ग्रेटर देन है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? हमें एक्स की मात्रा ज्यादा खरीदनी चाहिए। एक्स की मात्रा अधिक और वाई की मात्रा क्या करनी चाहिए? कम क्रय करनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना, कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिना कॉन्सेप्ट पढ़े संभव नहीं होता। ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी की नई क्लास जो है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। आज पहली क्लास हुई है, और प्रत्येक दिन दोपहर में 12 बजे से रोज ईच एंड एवरी डे आपकी लाइव क्लास एप्लीकेशन पे होती है। इन केस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। कंप्लीट आपको वहाँ पे आपका कोर्स पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और करेंट, सब कुछ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं वो, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है। इट मीन्स कि अगर जो टीचर एडमिशन लेते हैं और इन फ्यूचर में एलटी ग्रेड जीआईसी आती है तो नया बैच प्रारंभ होगा, तो आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक आपको वहाँ बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं सभी लोग। सभी लोग बी बोल रहे हैं। बी के अलावा कोई नहीं है। बी के अलावा कोई नहीं है। तो पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थता वक्र कैसा होता है भाई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी ये क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात ये एक्स अक्ष के क्या होता है? समानांतर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। पूरक वस्तुएं मतलब ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है। जैसे अगर जो आपने अगर जो आपके पास कार है तो आपको क्या होना चाहिए? आपके पास पेट्रोल भी होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि होती है तो कार बिकना कम हो जाएगा, और जब कार लोग कम खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में लोग पेट्रोल भी कम खरीदेंगे। तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो इससे पेट्रोल की खरीद पे असर पड़ जाए, क्योंकि जब लोग कार कम खरीदेंगे तो
कम होगा। और दोस्तों एक आंकड़ा हमें बताता है कि भारत में प्रत्येक साल प्रत्येक साल 1 करोड़ के आसपास गाड़ियां जो हैं वो बिक रही हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि हम लोग सीएनजी का प्रयोग करने के लिए सोच रहे हैं। सीएनजी से संचालित गाड़ियाँ चल रही हैं। पेट्रोल की कीमतें महँगी हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि जब लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे तो पेट्रोल और सीएनजी की माँग ज़्यादा होगी और जब माँग ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी कीमतों में वृद्धि। अब इसका दोस्तों अगर जो सही तरीके से कहा जाए तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा अपना वो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं गवर्नमेंट का इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है क्योंकि जब माँग ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आयात भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और फिर जब वो देश देखेगा कि भैया ये आयात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या होती है हेल्पलेस हो जाती है, तो माँग व पूर्ति के आधार पे चीज़ें निर्धारित होने लगती हैं। अगला प्रश्न कि उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? अब कुछ कहेंगे कि सर जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत तो सस्ती ही है ना, फिर भी भारत में महंगा मिलता है। हाँ भाई वो भी एक डिबेट का इशू है, वो भी एक डिबेट का इशू है। चलिए चलिए क्या उत्तर हो जाएगा? उपभोक्ता व्यवहार के प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं वास्तविक आय की बात कर रहे हैं तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक। तो देखिए उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? तो वो रहता है दोस्तों उपभोक्ता की वास्तविक आय। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक न हो। सॉरी जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और उपभोक्ता क्या होता है? उसी उदासीन वक्र पर संतुलन बिंदु से क्या होता है सॉरी उपभोक्ता जो होता है यहाँ पे क्या बात हो रही है उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक कर रहे हैं। ठीक है प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने की बात हो रही है दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुए बिना जब दो वस्तुएं की सापेक्ष कीमतों में इस तरीके से परिवर्तन होता है कि उपभोक्ता की स्थिति ना तो पहले से अच्छी हो और ना ही पहले से क्या हो बुरी हो। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन करती है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ये जितने भी ए बोल रहे हैं ना दिमाग कहाँ पे है? कहाँ पे है दिमाग? कुछ ए बोल रहे हैं नाम ले लूं क्या जो लोग भी ए बोल रहे हैं? जो लोग भी ए बोल रहे हैं नाम ले लूं क्या? देखिए अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म जो होती है वो क्या करती है? अब आप कह रहे हैं सर जी वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत। अरे भाई वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत पूर्ण के अंतर्गत जो फर्म होता है वो कहाँ उत्पादन करता है? क्योंकि भैया या ये तो स्थिर प्रतिफल का नियम होता है ना, लेकिन अल्पकाल में वो क्या होता है अति उत्साहित हो जाता है और अति अल्पकाल में अति उत्साहित करके वो क्या करेगा अति उत्साहित करके अति उत्साहित वो हो जाएगा कि हमारी वस्तुएं मार्केट में ज्यादा बिक रही हैं तो वो उत्पादन के साधनों को बढ़ा देगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में क्या होती हैं स्थिर प्रतिफल नियम के अंतर्गत उत्पादन करती हैं जहां पे वो क्या होती है संतुलन में होती हैं। लेकिन जब उसको लगेगा कि अरे भैया लाभ बहुत कमाया जा सकता है तो उत्पादन के साधनों को वो बढ़ा देगा और जब उत्पादन के साधनों को बढ़ा देगा तो क्या कर पाएगा कि उसकी उत्पादन लागत जो होगी वो बढ़ जाएगी और उत्पादन लागत बढ़ जाएगी इसका मतलब ये होगा कि हर आसमान प्रतिफल का नियम
क्रियाशील हो जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो छोटे छोटे गलतियों को सुधार कर लेना है। छोटी छोटी गलतियों को क्या करना है, सुधार कर लेना है भाई। क्या उत्तर आ रहा है, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि देखिए सर, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो भैया जब थोड़े समय के लिए कीमत में वृद्धि हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में फर्म के लाभ में क्या होने लगेगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन दीर्घकाल में ये हमेशा ही क्या करेगा, सामान्य लाभ कमाता है। अल्पकाल के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लाभ में कमी भी हो सकती है, लाभ में वृद्धि भी हो सकती है और वो सामान्य स्तर पे भी बना रह सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म जो होती है वो हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती है। लेकिन अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अगर जो कीमत में वृद्धि हो रहा है तो लाभ भी बढ़ जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए सर। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप क्लास को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सी बोल रहे हैं, सी तो है ही नहीं इसमें। चलिए, तो एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करें तो एकाधिकार प्रतियोगिता से संबंधित कौन से अर्थशास्त्री हैं भाई, चेम्बरलिन साहब। कौन कौन सी थियरी दिए थे, कमेंट करके बताइए। ये अधिकार की बात करें तो कुर्नो साहब कहाँ पे हैं, चौथे नंबर, बिल्कुल ठीक है। अल्पाधिकार की बात करें पाल स्वीजी साहब, ठीक है, और जेवेन साहब ने सीमांत उपयोगिता का नियम दिया था। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 3 4 2 1 की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। अगला, ये अब जो इकोनॉमिक्स का महारथी होगा वो पलक झपकते ही इस प्रश्न का उत्तर दे दे। और जो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, उसको अगर जो 2 घंटे भी दे दिया जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर वो क्या कर पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। तो गूगल भी दे दिया जाएगा, किस दिन, जिस दिन पेपर होगा उस दिन उसको गूगल भी दे दिया जाएगा कि सर्च कर लो तो गूगल में भी वो शायद इस प्रश्न को सर्च न कर पाए और गूगल भी इस प्रश्न को ना बता पाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, यही ना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे लाइव स्टडी इलाहाबाद पे तो बड़े आराम से कर पाएंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, संविदा वक्र की बात बोल रहे हैं, किसने दिया, एजवर्थ साहब ने दिया। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो एजवर्थ साहब ने संविदा वक्र की बात किया था और उसमें उन्होंने दो उपभोक्ताओं के तटस्थ वक्रों के स्पर्श बिंदुओं के बिंदु पथ को बताया था। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जितने लोग भी ये क्या बोल रहे हैं, संविदा वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, है ना, तो जो आपके बगल वाला रहेगा वो आपको ज्यादा लगेगा कि वो ज्यादा पढ़ाकू है, उसको बहुत कुछ आता है,
उसे कुछ नहीं आता रहेगा, फिर भी अगर जो वो शांति से बैठा रहेगा तो आपको लगेगा कि यार बड़ा सीरियस स्टूडेंट है, तब इसको बहुत कुछ आता। और अगर जो ज्यादा इधर उधर कर रहा है, ज्यादा चंचल है, तो आपको लगेगा कि अरे यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप एग्जाम देने बैठिएगा तो ये मत सोचिएगा कि जो हमसे बगल वाला है वो ज्यादा जानता हो सकता है कि उसको कुछ नहीं आता हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो मैं अक्सर देखता हूँ, चूंकि मेरा भी अनुभव है, तो जो आसपास के होते हैं ना, वो कहते हैं भैया आप क्या करना ना कि इंडियन इकोनॉमी संभाल देना, और हम आप मुझे इंडियन इकोनॉमी बता देना, और हम आपको क्या कर देंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बता देंगे, हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये इन सब टॉपिकों के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा या मैं बता दूंगी, और आप हमको इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न बता दीजिएगा। वो अंतरराष्ट्रीय आय वाला जो प्रश्न है ना, वो बहुत परेशान करता है। और जैसे ही ये सेटिंग आपने किया, वैसे ही आपका जो विवेक है वो कहाँ पे चला जाता है, थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है। तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में क्या करिएगा, कि सेटिंग नहीं करिएगा, ये नहीं कि सेटिंग कर लेंगे, अपने ऊपर विश्वास करिएगा, ये सोचिएगा कि जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ा है हमने, है ना, सब करेंगे, अपने से करेंगे, वो जो बताएगा वो सही थोड़ी बता सकता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सामान्य साम्य और आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सॉरी, सामान्य संतुलन की बात कौन करता है, वालरस साहब करते हैं। सामान्य संतुलन के अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, और वहीं आंशिक साम्य के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जो मार्शल साहब बताते हैं। तो साम्य मतलब अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन, और आंशिक साम्य मतलब किसी एक यूनिट का अध्ययन। ये वालरस और मार्शल जो है इससे संबंधित। और जो वाकई में जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। जो सीरियस स्टूडेंट होगा उससे आप कहेंगे कि भैया सेटिंग कर यार, ठीक है अपना अपना करिए, है ना। तो जो सीरियस होगा वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो सेटिंग पे विश्वास ही नहीं। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, बताइए। बहुत अच्छी बात है भाई। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें ये बताता है, क्या बताता है, क्या बोला जाता है इसे, गोसेन का प्रथम नियम। सब गलत होंगे, सब गलत होंगे, यहाँ कोई भी सही नहीं है, सब गलत है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए भैया, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और ये जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, और जो बी बोल रहे हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं कि ये व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर क्या होता है, क्यों गिर रहा होता है। बी उत्तर भी ठीक है, डी उत्तर भी ठीक है, लेकिन जो आयोग उत्तर माना है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी माना है। ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का प्रथम नियम है, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी कम होने लगती है। जैसे कि अगर जो आपको भूख लगी है, तो क्या होगा कि जब भूख नहीं, प्यास मान लीजिए, प्यास लगी है, तो आप पहले ग्लास का पानी जब पीते हैं तो क्या होगा, वो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है। लेकिन जब एक ग्लास पानी पी लेते हैं तो जो दूसरी ग्लास आती है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी पहली होती है, क्योंकि आपकी उपयोगिता थोड़ी बहुत पूर्ण हो, मतलब आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिल गया। तो 3-4 ग्लास पीने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं नहीं भैया अब हो नहीं पाएगा हमसे। ऐसी स्थिति में
जो 6-7 नंबर की ग्लास आती है वो आपके लिए उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं होती। तो यही बताता है कि जैसे-जैसे किसी वस्तु की उत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। अगला, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा सर? पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? पैमाने का प्रतिफल नियम क्या सही बताता है भाई? चलिए बताइए। रश्मि तिवारी जी, सोनी शर्मा जी, मौसम कुमारी जी, अनीता जी, राजेश अदी जी, प्रीति जी, सूरज जी, सुरेखा गौतम जी, अदित सिंह जी, मीनू यादव जी, रश्मि तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है, राजन सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पैमाने का प्रतिफल नियम अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप इस चीज को जानते होंगे, अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे। क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं कि यह इन नियमों की व्याख्या केवल समांग उत्पाद फलन के द्वारा होता है। नहीं भैया, समांग उत्पादन फलन की केवल ये बात नहीं करता है, ये साधन अनुपात स्थिर रहता है। इस पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत ये बात कही गई है कि साधन अनुपात स्थिर है, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड बताइए क्या पूछ रहा है, यस पूछ रहा है या नो? पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, मुझे लगा असत्य की बात, सत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सत्य पूछ रहा है ना भैया, तो इन नियम की व्याख्या केवल समान उत्पाद फलन के द्वारा ही होती है। हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। थोड़ा समय कम यहाँ पे, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये ठीक एक बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साधन अनुपात जो है वो स्थिर है, ये भी बात ठीक है। और अगर जो स्थिर है तो परिवर्तनशील कैसे होगा? गलत होगा। या केवल दीर्घकाल में ही संभव होता है, ये बात ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी 1, 2 और 4 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल की बात होती है। तो जितने बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो। अगला, ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब अगर जो पैमाने के प्रतिफल नियम को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो चीजें गलत हो जाएंगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। चलिए भैया, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। तो मैं आपको एक, ठीक है, एक उदाहरण मैं बार बार आपको देता हूं। कौन सा उदाहरण देता हूं? कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने पहले क्या किया, पहले ये सोचा कि भारत जैसे देश में ये जो पानी का बाटल है इसे क्या किया जाएगा, 20 रुपए में बेचा जा सकता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने सोचा, तो जो सोचा उस पर दुनिया क्या होगी, उसकी हंसी उड़ाई होगी कि भारत जैसे देश में जहाँ इतने व्यापक पैमाने पे अभी भी गरीबी और बेरोजगारी विद्यमान है, क्या यहाँ पे 20 रुपए में कोई पानी खरीदेगा? क्या कोई खरीदेगा? तो इस कंपनी पे लोग क्या किए होंगे, मजाक उड़ाए होंगे। लेकिन जब ये कंपनी जैसे बिस्लेरी हो गया अपने पानी को जब मार्केट में उतार दिया, तो जब अन्य लोगों ने ये देखा कि अरे भैया ये तो बहुत लाभ कमा रहा है, तो पानी की बोतल जो है वो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में लॉन्च करने लगी, बनाने लगी। तो ये शुरू में क्या था, शुरू में ये एक एकाधिकारी ही था, लेकिन बाद में चल के दीर्घ काल में क्या हुआ, इसके साथ कंपटीशन होने लगा। तो जब फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश हो गया तो अब सभी जितनी भी पानी बेचने वाली कंपनियां हैं उनके मध्य अब क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया, 10 रुपए का भी हम बेचेंगे, 5 रुपए का भी हम बेचेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में कि स्टार्टिंग दौर में एकाधिकारी लाभ तो कमाएगा लेकिन दीर्घकाल में उसका लोग पीछा करने लगेंगे। वो लाभ कमा रहा है तो हम भी लाभ कमाएंगे। और जब सभी लोग आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जब फर्में क्या होंगी, बहुत सारी फर्में सिमिलर हो जाएंगी, फिर वहां पे सभी फर्मों के मध्य संघर्ष होने लगेगा। अगला, अगला प्रश्न ये रहा
कि निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। और जो लोग भी पुराने कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं उनको कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है, इस टाइम कॉल मिल रहा है कि सर हमने पहले एडमिशन लिया है, क्या फिर से एडमिशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे बोल चुका हूँ कि लाइव स्टडी इलाहाबाद पूरी जिंदगी में आपसे केवल एक ही बार फीस पेमेंट करने के लिए कहता है। अगर जो आप एक बार फीस पेमेंट कर चुके हैं तो जब भी कोई भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया बैच आज से प्रारंभ हो चुका है। आज इंट्रोडक्टिव क्लास हुई है, वहां पे संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस, प्रत्येक क्लास लाइव क्लास होगी, रोज होगी। और लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ताकि एक तरफ क्लास देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा ताकि समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि तैयारी कैसी हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है और उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए और हम एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो वहाँ पे डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप सीधे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में बातें सत्य नहीं है? तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था भैया? किंस साहब को कैसे हम लोग भूल जाएंगे भैया, किंस साहब। चलिए बताइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं क्या? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति बेलोचदार होती है। मुद्रा का मांग ब्याज के प्रति बेलोचदार होती है। नहीं भैया, लोचदार की बात बोलते हैं कि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति लोचदार होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और किन्स का तरलता जाल सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, मुद्रा की पूर्ति वृद्धि हो रही है, तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, उससे ज्यादा ब्याज की दर। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, रहट प्रभाव का अर्थ है। रहट प्रभाव किसने दिया भाई? रहट प्रभाव या रैटचेट प्रभाव बोला जाता है, या इसे प्रदर्शन प्रभाव भी बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है, रहट प्रभाव, रैटचेट प्रभाव या प्रदर्शन प्रभाव, ये जो देता है वो कौन देता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ड्यूजन बरी साहब देते हैं। और ड्यूजन बरी साहब ये बोलते हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में दोस्तों थोड़ा सा कुछ हिंट दिया गया है, क्योंकि ड्यूजन बरी साहब ये कहते हैं कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है ना, तो उसका उपभोग व्यय भी आय के अनुपात में ही बढ़ता है। मतलब अगर जो आपको सैलरी मिलने लगेगी, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये सैलरी मिलने लगेगी, तो उस 70-80 हजार रुपये को आप खर्च करने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। गाड़ी खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, एसी खरीद लेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर जो मान लीजिए कि किसी कारणवश क्या कर दिया गया, आपको कहा गया कि अब 2-3 महीने आपको तो जिस अनुपात में आपके आय में कमी होगी, उस अनुपात में आप अपने व्यय को कम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अब आपको लग्जरी की आदत पड़ गई है। अब आप क्या करने लगे हैं? कार से यात्रा करने लगे हैं, फ्रिज यूज करेंगे, कूलर यूज करेंगे, टेलीविजन यूज करेंगे, जो भी चीजें यूज करेंगे, बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो अपने जब आपका आय कम होता है तो उस अनुपात में अपने व्यय को आप कम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट दिया गया है कि जब आय घटती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उसी प्रकार घटती है, और जैसे आय बढ़ने के साथ परिवर्तित होती है। जब आय घटती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उतनी परिवर्तित उस अनुपात में परिवर्तित नहीं होती है जिस अनुपात में आय बढ़ने पर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए, बिल्कुल ठीक है।
जो लोग भी एडमिशन लिए हैं सभी लोग क्लास कर सकते हैं, या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं सभी लोग क्लास कर सकते हैं। विस्तृत मुद्रा क्या है? विस्तृत मुद्रा M0 को क्या बोलते हैं भैया? आरक्षित मुद्रा। M0 को क्या बोलते हैं? आरक्षित मुद्रा। M0 की अवधारणा किसने दिया था? ये रेड्डी समिति ने। किस समिति ने दिया था? रेड्डी समिति। विस्तृत मुद्रा क्या होती है? M3 होती है। M0 आरक्षित मुद्रा हो गया। M1 को क्या बोलते हैं? M1 को संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं या नैरो मनी बोलते हैं। ये क्या है सर, समझ में नहीं आता है। ये M1, M2, M3, M4 ये क्या है? तो भैया आसान भाषा में कहें तो जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो कोड करेंगे ना भैया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। ऐसा नहीं याद रखेंगे, बस उसको कोड करेंगे। वैसे ही हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा डाला है उसको कोडित किया है M1, M2, M3, M4। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा तरल जो होता है वो M1 होता है, सबसे ज्यादा तरल। और M1 में क्या आता है? नोट, सिक्के और मांग जमाएं आती है। और सबसे कम तरल जो होता है वो M4 होता है, जिसमें अचल संपत्ति आती है। तरलता का मतलब क्या? जिसके अंदर शीघ्र पलायन करने की क्षमता हो। तो मुद्रा के अंदर शीघ्र पलायन करने की क्षमता होती है, लेकिन जो अचल संपत्ति होती है उसके अंदर क्या होता है? शीघ्र पलायन करने की क्षमता नहीं होती है। और M1, M2, M3, M4 की अवधारणा जो दिया था वो चक्रवर्ती समिति ने था, और M0 की अवधारणा रेड्डी समिति ने। अगला प्रश्न कि उच्च शक्ति मुद्रा का परिमाण नहीं प्रभावित होगा। उच्च शक्ति मुद्रा का परिमाण नहीं प्रभावित होगा। कब नहीं प्रभावित होगा भाई, बताइए? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी अभी एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके आप अपनी फीस का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में, तो परेशान ना हो। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि उच्च शक्ति मुद्रा का परिमाण नहीं प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उच्च शक्ति जो मुद्रा होती है दोस्तों, इसका संबंध किससे होता है? तो क्या पूछ रहा है? उच्च शक्ति मुद्रा का परिमाण नहीं प्रभावित होता है, ये बात पूछ। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। उच्च शक्ति मुद्रा का परिमाण सरकार की बजट नीति से संबंधित नहीं होगा। अरे भैया, मुद्रा जो होगा उसका परिमाण सरकार की बजट नीति से कैसे होगा? ठीक है, मुद्रा की मात्रा की बात, मुद्रा की मूल्य की बात करें तो मूल्य स्तर में परिवर्तन से बजट नीति का क्या लेना देना? गवर्नमेंट ने कह दिया कि जाइए हम 50,000 करोड़ क्या कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं। तो उससे मुद्रा शक्ति कैसे प्रभावित हो जाएगा? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए, बिल्कुल ठीक है। हम्म, आय स्फीति से अभिप्राय है। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों से एक सीधा सीधी बात बता, क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वो बहुत सारी परीक्षाएं करवा रहे हैं, और चुनाव के पहले पहले दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर जो परीक्षा नहीं करवाएगा तो एक ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, गवर्नमेंट के सर का दर्द हो जाएगा। तो अगर जो मैं आप लोगों से कोई बात कह रहा हूँ तो उसके पीछे दोस्तों कारण है, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा नहीं बोलता हूँ भैया परीक्षा परीक्षा कब होगी। लेकिन कुछ चीजें हैं दोस्तों जिसको मैंने गहराई से एनालाइज किया, और कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी तो उसमें ये बात पता चली, निकल के आ रही है कि परीक्षा या तो फरवरी के लास्ट में या तो मार्च होना दिख रही है। 90% चांस मेरी समझ से है कि हो जाए, 10% ऐसा हो सकता है कि ना हो। तो चलिए, चलिए, कि स्मृति आय से अभिप्राय है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, आय स्फीति, आय स्फीति का मतलब क्या हो रहा है
कि लोगों की आय में जब वृद्धि हो रही है तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। जब लोग के पास पैसा ज्यादा आएगा तो लोग की क्रय शक्ति ज्यादा होगी, तो इट मीन्स की क्रय शक्ति बढ़ी है तो लोग मांग ज्यादा करेंगे, और जब मांग ज्यादा करेंगे तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि आय स्फीति से अभिप्राय ये है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अर्थात आय स्फीति मतलब आय ज्यादा प्राप्त होने के कारण वस्तुओं की कीमतें क्या हो रही है, महंगी हो रही है। यही तो आय आय स्फीति हो जाएगा कि लोगों के पास आय ज्यादा हो रहा है तो लोग मांग भी ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो जब जब लोगों के मौद्रिक आय में वृद्धि होगा तो वही बात है दोस्तों आय स्फीति। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, और जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ से खर्च करेंगे भाई। जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ से खर्च करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगला चलिए कि मौद्रिक विभ्रम। मौद्रिक विभ्रम में क्या होता है, मौद्रिक विभ्रम में जो होता है वो मुद्रा का मूल्य कम होता है। ठीक है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम होता है, लेकिन आपको लगता है कि आप क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बहुत ही देता हूँ आप लोगों को कि बचपन में आपने 10 रुपए में 40 गोलगप्पे खाए होंगे, ठीक है, और आज 10 रुपए में 4 गोलगप्पे खा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग याद करते हैं कि एक बचपन का दिन था, जैसे होते हैं ना पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे समय में हम तो 1 रुपया लेके स्कूल जाते थे, आज तुमको 100 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, तो भी तुमको क्या हो रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा समय था कि हम जब 1 रुपये लेकर के स्कूल जाते थे तो उस टाइम 1 रुपए की वैल्यू अलग थी, और आज 1 रुपए की वैल्यू अलग है। उस टाइम 1 रुपए में कम से कम 4 गोलगप्पे मिल तो जाते थे, आज तो 1 रुपए एक्स्ट्रा देकर के कहेंगे भैया एक मीठी खिला दो, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे आपको देखेगा जैसे आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। कहेगा भैया 10 रुपए में मीठी बनवाएंगे तो केवल 3 ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि तो बचपन में या आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 10 रुपए की वैल्यू अलग थी, आज 10 रुपए की वैल्यू अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है, और आपको ये लग रहा है कि हम अमीर हो रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि हम अमीर हो रहे हैं, तो आप अमीर नहीं हो रहे हैं, आप भ्रमित हो रहे हैं। आपको इस बात का भ्रम है कि आप अमीर हो रहे हैं, आप अमीर हो नहीं रहे। तो क्या उत्तर आ रहा है, चलिए देखते हैं कि तभी महत्वपूर्ण है जब स्फीति धीमी होती है परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये तभी होती है जब स्फीति धीमी होती है। मतलब महंगाई की दर क्या होती है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। जैसे कि धीरे धीरे ही तो महंगाई बढ़ी है ना, तो बचपन में 10 रुपए में 40 गोलगप्पे, आज 10 रुपए 4 गोलगप्पे। ठीक है, तो ये तभी महत्वपूर्ण होता है जब स्फीति धीमी होती है, अर्थात मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन भागती स्फीति में समाप्त हो जाती है। और ये स्फीति की दर को बढ़ा देती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप क्या हो रहे हैं, आप अमीर हो रहे हैं। तो अमीर हो रहे हैं तो आप पैसा ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो जब पैसा ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मांग ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, एक और दो सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो। अगला, मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार होना चाहिए। ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा बताया गया, चलिए बताइए। जैसे आने वाली 2-3 पीढ़ी के बाद अगर जो कोई व्यक्ति बेरोजगार है ना, थोड़ा बहुत बेरोजगार है, मतलब थोड़ा बहुत भी पैसा कमाता है, तो उसके बच्चे 4 व्हीलर में जाएंगे, उसके बच्चे स्कूल 4 व्हीलर में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर जो कमाता है व्हीलर में जरूर जाएंगे वो। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जहाँ पे संघर्ष करना पड़ा है कि नहीं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार होना चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, नहीं
अभी तो ऐसा नहीं है कि बच्चे फोर व्हीलर में जा नहीं रहे, बहुत जा रहे हैं, लेकिन मैं मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उनसे नीचे की बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत भी पैसा कमाए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नीति का क्रियान्वयन जो है वो नियम के अनुसार होना चाहिए, विवेक के अनुसार नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सरकार कह सकती है ना, चलो हम 10,000 करोड़ रुपए जनता की जेब में डाल देते हैं, तो जनता की जेब में पैसा डालने से क्या होगा? देश विकास नहीं कर पाएगा। जैसे अरबों खरबों रुपए आजादी से लेकर के आज तक गवर्नमेंट ने गरीबी बेरोजगारी को मिटाने के लिए अरबों खरबों रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में डाल दिया, लेकिन बेरोजगारी नहीं मिटी। क्यों नहीं मिटी? क्यों नहीं मिटी भाई? क्यों नहीं मिटी? क्यों इसलिए नहीं मिटी? क्योंकि क्या हो रहा है कि अच्छी तरीके से उनकी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट ये भी तो सोच सकती है कि क्या गरीबी बेरोजगारी हटाना है, डाल दो सबके जेब में पैसा, सबको दे दो 15-15 लाख रुपए, सबको दे दो 1-1 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, वो कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो निकम्मे प्रवृत्ति के हैं, उनके अंदर मेहनत का भाव है ही नहीं। को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा तो वो क्या क्या कर देंगे? उस पैसे को वैसे ही वेस्ट कर देंगे, वो उत्पादन कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो कहेंगे 1 करोड़ मिल गया, अब आराम से घर बैठेंगे और धीरे धीरे इसी में से पैसा निकाल के, है ना। अगला, तो आय की बजाय व्यय व्यक्ति की कर देय क्षमता का अधिक अच्छा मापक है। तो इसलिए गवर्नमेंट जेब में पैसा नहीं दे सकती। भैया जो मेहनती होगा वो पैसा कमाएगा, वही अमीर बनेगा। तो मेहनती बनिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कॉल्डोर साहब ने कहा, कॉल्डोर ने ये कहा कि देखिए भैया, जब लोगों को आय मिल रहा है ना, तो आप उस पे टैक्स मत लीजिए। जब लोग भोजन पे व्यय करेंगे, जब लोग होटल पे व्यय करेंगे, जब लोग शराब पे व्यय करेंगे, तो वहां पे आप क्या करिए, वहां पे टैक्स। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ईमानदारी से बताइए, आप लोग को अगर जो 1 करोड़ रुपए मतलब मिल जाए, सबको 1-1 करोड़ रुपए मिल जाए, तो आप ये थोड़ी सोचेंगे कि 1 करोड़ रुपए से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया जाए। आप कहेंगे जिंदगी में कौन टेंशन लेने जाए यार, 1 करोड़ रुपए मिल गया, 10 लाख की गाड़ी ले लो, 50 लाख फिक्स डिपॉजिट कर दो, ताकि 7-8% ब्याज मिल जाएगा हमको 5 साल बाद। तो जो पैसा बचा है उससे क्या करते हैं, घर थोड़ा बहुत ठीक ठाक करवा लेते हैं और आराम से जीते हैं। यही तो करेंगे। मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ सर यही करेंगे, कौन टेंशन लेने जाएगा, कौन 1 करोड़ रुपए को कहीं इन्वेस्ट करेगा, कौन उत्पादन करेगा, कौन दिमागी रूप से क्या होगा, परेशान होगा, घर में रहेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, इसमें ए तो कुछ है ही नहीं। तो प्रस्ताव वक्र की बात करें सर, पर तो किसने दिया था? जेएस मिल साहब। कहाँ पे है? पारस्परिक मांग का सिद्धांत। ठीक है। लेफर वक्र की बात करें तो लोक राजस्व से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। लारेंज वक्र आय विषमता की बात करते हैं, ठीक है, गिनी गुणांक। और लारेंज वक्र आय असमानता की बात, और विकुंचक मांग वक्र जो होता है वो मूल्यों में स्थिरता अल्पाधिकार के अंतर्गत पालसू जी साहब देते हैं। अगला, एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच होती है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? बच्चों वाला प्रश्न, छोटे से बच्चों वाला। एंजिल साहब कहाँ के थे? ये जर्मनी के अर्थशास्त्र, ठीक है, ये जर्मन अर्थशास्त्र। इन्होंने क्या किया, एक लोगों के समूह को लिया और उनके बारे में अध्ययन किया, उनके आय के बारे में अध्ययन, और ये अध्ययन किया
कि जब लोगों की आय में इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो ये लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पाया कि 3 कंडीशन बन रहा है। पहली कंडीशन में जब लोगों की आय बढ़ रही है तो भोजन पे होने वाले व्यय में के अनुपात में कमी आ रही है। मतलब जितनी तेजी से आय बढ़ रही है उतन उतन उस अनुपात में भोजन पे व्यय नहीं बढ़ रहा है। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन में ये बताया कि लोग मकान और कपड़े मकान और कपड़े पे लोग क्या कर रहे हैं, उसी अनुपात में पैसा खर्च कर रहे हैं जिस अनुपात में क्या हो रही है, आय बढ़ रही है। ठीक है, जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उसी अनुपात में लोग मकान और कपड़े पैसा खर्च कर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लोग अपनी आय से ज्यादा मनोरंजन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उससे उस उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मनोरंजन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे कि इकाई से कम होता है अर्थात इसकी बात बोल रहे हैं, इकाई से कम होगा अर्थात भोजन की बात बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला, मांग की आड़ी लोच कैसी होती है भाई। मांग की आड़ी लोच, देखिए दोस्तों, जिंदगी में तब तक नहीं हारना है जब तक जीतना नहीं है। जिंदगी एक ही मिली है, ऐसे थोड़ी हार जाएंगे भाई। इतने कमजोर थोड़ी हैं, इतने कमजोर थोड़ी हैं भाई। तो जिंदगी में जब तक जीतना नहीं है तब तक खूब मेहनत करना, खूब प्रयास करना है। प्रयास से सब कुछ मिलता है ना। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो जिंदगी में आपने वाकई में मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह टकरा जाएंगे जहाँ पे आपको एक अच्छा मंच मिल जाएगा और आप जिंदगी में वो चीज कर पाएंगे जिस चीज की उम्मीद कभी आपने किया भी नहीं हो। मतलब आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी कमा सकते हैं जिसके बारे में आज आप सोच नहीं पा रहे होंगे। सोचिए, एक जब आपका बचपन था तो क्या था, इतना सोचे थे क्या कि जिंदगी में इतना सारी चीजें हो जाएंगी, सोचे थे क्या। बचपन में तो यही लगता था कि भैया थोड़ा सा घर ठीक हो, एक दो ठो टीवी हो और जिंदगी ठीक तरीके से निकल जाएगी। उस टाइम माइंड क्या था, संकुचित था। अभी भी संकुचित है, जितना मिलने वाला है उसकी अपेक्षा में अभी भी माइंड संकुचित है, उतना आप सोच ही नहीं पा रहे। हाँ, बस एक चीज सोचते हैं कभी कभी, जब इमेजिनेशन में आते हैं, काश मेरे पास एरोप्लेन होता, 20-25 गाड़ियां इधर उधर होते। तो वो आप भी जानते हैं कि वो चीजें पूरी नहीं होगी, वो रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो आप नहीं सोच पाते हैं। तो बस अपने मेहनत पे भरोसा करिए, जिंदगी में सब कुछ बेहतर होने वाला है। क्या उत्तर होगा भाई, कि मांग की आड़ी लोच होती है। तो जितने लोग भी बोलेंगे कि सर जी संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक होती है। संयुक्त मांग वाली वस्तु मतलब पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए कार हो गया और पेट्रोल हो गया। तो अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि हो रही है, कार की अगर जो कीमत बढ़ रही है भैया, तो लोग इसको खरीदेंगे कम अर्थात इसकी मांग कम होगी। और जब कार की मांग कम होगी तो भैया जब कार रहेगी ही नहीं तो हम पेट्रोल काहे का खरीदेंगे भैया। तो पेट्रोल के भी मांग में कमी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के संदर्भ में ये क्या होती है, मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए चलिए बिल्कुल ठीक है कि परस्पर निर्भरता का अर्थ है प्रत्येक फर्म। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अल्पाधिकार के संदर्भ में परस्पर निर्भरता देखने को मिलती है ना। और अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती हैं जो अपनी वस्तु की कीमतों को जब निर्धारित करती हैं तो ये भी देखती है कि जो हमारा प्रतियोगी है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाए। अगर जो हम सस्ता बेचेंगे तो वो भी सस्ता बेचेगा, हम और सस्ता करेंगे वो भी और सस्ता करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों लोग का नुकसान होगा। तो उससे क्या करिए कि थोड़ा सा मेल जोल बैठा लीजिए और कहिए कि भैया आप भी इतना कर दो, हम भी इतना कर दें, आराम से दोनों लोग लाभ कमाया जाएगा। अगला,
किन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता किसके बराबर होती है? पूंजी की सीमांत दक्षता किसके बराबर होती है? किन्स साहब के द्वारा यहाँ आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि पूंजी की प्रत्याशित आय के, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी किन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता पूंजी के प्रत्याशित आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं कही जाएंगी। दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच अगर जो शून्य है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कही जाएंगी? बच्चों वाला प्रश्न है भाई, ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है कि नहीं है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्लास क्या होती है? प्रत्येक दिन 7:05 10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, प्रत्येक दिन होती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं स्वतंत्र होती है, बिल्कुल ठीक है। मांग की आड़ी लोच दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं क्या होती है? स्वतंत्र वस्तुएं। जैसे कि जैसे कि स्वतंत्र वस्तु में क्या हो गया? एक हो गया गेहूं और दूसरा हो गया कपड़ा। ठीक है, तो गेहूं का इस्तेमाल क्या किया जाता है? भोजन करने के लिए किया जाएगा और कपड़े का इस्तेमाल कपड़ा पहनने के लिए किया जाएगा। तो इनके मध्य कोई भी संबंध नहीं है। गेहूं की जगह पे आप कपड़े का इस्तेमाल या कपड़े की जगह पे गेहूं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए मौद्रिक लागत इज इक्वल टू क्या होता है? स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत में ऐसी लागतें आती हैं जिसका उत्पादन वृद्धि से या उत्पादन परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अगर जो आप कोई एक कंपनी स्थापित कर रहे हैं तो शुरू में आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, शुरू में आपको किराए पे या तो जमीन लेनी पड़ेगी या तो जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो भूमि पे पैसा लगाएंगे, आप श्रमिक को बुलाएंगे कि भैया चलो, को क्या करना है कि वहां पे निर्माण कार्य करने के लिए एक माहौल क्रिएट करना, एक बिल्डिंग बनाना है, चाहे जो भी बनाना होगा। तो पहले भूमि लेंगे, फिर श्रमिक को लाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी को लाएंगे। ये तीनों चीज आ जाएगा तो अभी ये आपकी स्थिर लागत है, क्योंकि अभी बस इतने से आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो यही दोस्तों होती है स्थिर लागतें, जो उत्पादन में परिवर्तन दर से क्या होती है? असंबंधित होती है। और परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जब आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने खुद के श्रम शक्ति में सुधार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि चीजों का और विस्तार कर रहे हैं, तो वो परिवर्तनशील लागत होती है और उससे क्या होता है? उत्पादन पे असर पड़ता है। सामान्य मूल्य का अर्थ होता है, सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों, कि सामान्य मूल्य क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म हमेशा ही सामान्य मूल्य प्राप्त करता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकाल में मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से चर सम्मिलित किए जाते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में दोस्तों 3 चरों को सम्मिलित किया जाता है। मानव सूचकांक की अवधारणा महबूब उल हक साहब के द्वारा दिया गया था और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जन्म समय जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, शिशु दर की बात नहीं करते हैं। तो जितने भी महानुभाव भी बोल रहे हैं बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। चलिए कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी की का नया बैच, यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच आज से लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बैच है दोस्तों। आज पहली क्लास ली गई है, सारी क्लासेस ईच एंड एवरी डे अब वहाँ पे लाइव होने वाली है। दोपहर में 12 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ा करिए। इनकेस अगर जो लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में भी वो क्लास आप कर सकते हैं। सिंपल सटीक भाषा में, अगर जो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आता है फिर भी फिर भी दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा आपको कवर कराई जाएंगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पे दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हैं, या सिंपली आपको अपनी फीस जो है 2,000 रुपए फीस रखी है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको केवल 2,000 रुपए फीस जमा करने पे 94 15 863 873 पे आपको क्या करना है, फीस जमा करना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब करते रहिए, लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।